धामी सरकार के फैसले की राह पर कई और प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक भी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ। सीएम के दौरे को लेकर जिला अधिकारी ने ली अधिकारियों की बैठक। हरिद्वार जनपद के खानपुर वन रेंज में जहरीले बीज खाने से 3 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। चंपावत में मजदूर पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद, लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शनिवार को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत किया गया। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। तो पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस को तैनात किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शनिवार को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है, तो सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास की कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत किया गया। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की गई है। तो कल हमने देखा था जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उग्र प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 भी लागू की गई है। राजभवन और सीएम आवास के आसपास पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेड भी लगाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, कल जिस तरीके से हमने प्रदर्शन देखा और जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है राजभवन और सीएम आवास की। जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो एक तरीके से राजभवन के जो मुख्य गेट है वहाँ पर पहुँच गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति एक तरीके से अनियंत्रित होती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो इंटेलिजेंस है या फिर पुलिस विभाग है वो किस तरीके से जो है इतनी बड़ी चूक हुई कि जो लोग जो है ऋषिकेश से चल करके जो है सीधे देहरादून के राजभवन तक पहुँच गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में हाईकोर्ट राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। शनिवार को हमने देखा था जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शनिवार को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। सुरक्षा इसलिए भी बढ़ाई गई है ताकि कोई भी राजभवन और सीएम आवास के आसपास ना पहुंच पाए। धारा 144 भी लागू की गई है। पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेड भी लगा रखे हैं। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से रहेंगे। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुलिस तैनात रहेगी। आकाश हमारे साथ बने हुए। आकाश जी, आकाश अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके पीछे का मकसद यही है कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन तक जो है कूच ना किया जा सके, क्योंकि हाईकोर्ट का पहले ही आदेश था कि धारा 144 उस एरिया में लगी रहेगी और कोई भी प्रकार की जो परेशानी है वहां पर एक तरीके से यातायात में ना हो, उसको लेकर के निर्णय लिया गया था। क्योंकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से पहले एक स्कूल भी पढ़ता है, तो ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी होती थी और एक व्यक्ति के द्वारा PIL दाखिल की गई थी। लेकिन जिस तरीके से शनिवार को जो प्रदर्शन हुआ उसने कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया कि आखिरकार ऋषिकेश से कई जो प्रदर्शनकारी है वो देहरादून चल करके आ जाते हैं और ऐसे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में बाकायदा अगर हम बात करें तो ऋषिकेश थाना इंचार्ज हो या फिर या कैंट के जो चौकी प्रभारी थे वहां पर, उनको भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब ये तय किया गया है कि जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। तमाम जो रास्ते मार्ग है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं और पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश भी थे। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके का प्रदर्शन शनिवार को देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक भी थी, क्योंकि राजभवन के अंदर उस समय कार्यक्रम चल रहा था जिस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और राज्यपाल भी मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर देंगे तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। और उसी स्थिति में कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है कि अब मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी बढ़ाने का काम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल आकाश, कब तक धारा 144 लागू रहेगी? देखिए, जिस तरीके से धारा 144 जो लागू की गई है उसके पीछे का मकसद ये है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था, क्योंकि एक PIL दाखिल की गई थी नैनीताल हाईकोर्ट पे जिसमें कहा गया था कि जो हाथीपुर कल्ला वाला जो इलाका है वहाँ पर एक जो स्कूल भी है, केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर है और ऐसी स्थिति में अगर प्रदर्शन वहाँ पर होता है या फिर कोई आंदोलन वहाँ पर देखने को मिलता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है और जो वहाँ पर जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना जो है वहाँ पर करना पड़ता था, क्योंकि पुलिस की तरफ से वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो बच्चे भी हैं और कहीं ना कहीं उनके परिजन वो भी काफी परेशान होते हैं। और उसी का नतीजा ये था कि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था उस PIL में कि जो मुख्यमंत्री और राजभवन का जो इलाका है उस पूरे इलाके में का जो रूट है उसमें कहीं ना कहीं धारा 144 लागू रहेगी, किसी भी प्रकार के जो आंदोलन की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि उस आदेश का पालन कराने का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो प्रशासन के ऊपर थी और यही वजह है कि जिस तरह की चूक शनिवार को देखने को मिली थी उसके बाद कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम अब किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के। तमाम जो पुलिस कर्मी को भी बढ़ाया गया है वहाँ पर, साथ ही साथ जो रास्ते मार्ग है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। और ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि आने वाले समय में क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था उस आदेश को पालन करते हुए जो धारा 144 है वहाँ पर लागू रहेगी। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आकाश, आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आगामी सरकार के फैसलों की राह पर कई और प्रदेश अब चल पड़े हैं। समान नागरिक संहिता पर काम कर रहे हैं कई और राज्य। सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी ने ऐलान किया था उत्तराखंड में मई 2023 से पहले UCC का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा बनकर। लाखों की संख्या में समिति के पास सुझाव भी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात भी अब तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक भी UCC की तैयारी में। हाल ही में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान बीजेपी ने किया था। उत्तराखंड भी लगातार इस पर काम कर रहा है। सबसे पहला राज्य उत्तराखंड ही होगा जहां पर UCC लागू होगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी ने इसका ऐलान किया था। उत्तराखंड में मई 2023 से पहले UCC का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक समिति भी गठित कर दी गई है। ये समिति लगातार काम कर रही है UCC के ड्राफ्ट पर। आम जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं और लाखों की संख्या में समिति के पास सुझाव पहुंचे भी हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात भी अब UCC की तैयारी में। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा भी विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा भी रहा। बीजेपी ने वहां पर ऐलान भी किया है कि UCC जल्द ही लागू होगी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव बने उनका रुख करेंगे। आकाश, धामी सरकार के फैसले की राह पर अब कई और राज्य भी चल पड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2017 के चुनाव से पहले इस बात का जिक्र किया था और साथ ही साथ अगर हम बात करें, कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री की घोषणा थी और घोषणा के बाद ये देखा भी गया था कि उत्तराखंड की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया गया था और उसके बाद से कह सकते हैं कि कई नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों ने नौसेना की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नौसेना के जवानों की तारीफ की। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इंडियन वार्निंग इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन सर्विस और मैरीटाइम इंफॉर्मेशन चार्ट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नौसेना के इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। नौसेना ने जिस तरह डिजिटल मैप तैयार करना शुरू किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने टिकट लेकर घंटा घर तक बस में यात्रा भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस के संचालन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इन बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को भी आवागमन करने में सुविधा मिलेगी। पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसें हैं। अब आप देखिए, न तो ये आवाज़ कर रही हैं और प्रदूषण की दृष्टि से बहुत लाभदायी हैं। इसका मतलब मान के चलिए कि ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम पे इससे राजस्व की भी बड़ी बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के जो काम हैं अब आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में 30 बसें आज कुल हो गई हैं। पहले से 20 बसें चल रही थी, 10 बसों को आज फिर इस बेड़े में शामिल हो गई हैं। इनके शामिल होने से लोगों की यात्रा आसान होगी, सरल होगी, सुरक्षित होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये इलेक्ट्रिक बसें बहुत कारगर सिद्ध होंगी। जो आज के समय में पर्यावरण दूषित होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ के लिहाज से, अन्य लिहाज से। तो उस दिशा में भी ये एक जो हमारा मॉडल है उत्तराखंड राज्य का भी, कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में हम संतुलन बनाएं और विकास को आगे बढ़ाएं, तो उस दिशा में ये दोनों में संतुलन करते हुए जहां लोगों के लिए सुविधा देगी, लोगों का आवागमन सरल बनाएगी, वहीं प्रकृति का संतुलन का काम भी करेगी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जोरों शोरों से प्रचार किया। वहीं वोटिंग के दिन सीएम धामी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली में दो तरह के लोग हैं, एक ओर काम करने वाले तो वहीं दूसरी ओर कारनामे करने वाले, जिन्हें दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली में लोगों ने वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। चंपावत जिले की बनवसा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 किलो 400 ग्राम चरस जब्त किया है। पुलिस ने चरस के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल का रहने वाला है और वह चरस को ऊंचे दाम पर बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
थाना बनमसा क्षेत्र की घटना है, जिसमें थाना बनमसा की टीम और एसएसबी की टीम बॉर्डर पर जो चेकिंग कर रही थी नेपाल के बॉर्डर पर, इसमें एक नेपाली युवक रिजन नाम का, जो रोलपा नेपाल का रहने वाला था, जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 किलो 400 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है और इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा। आगे बढ़ेंगे। अब खबर है जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां अपना गन्ना लेकर पहुंचे किसान परेशान हुए। तकनीकी खराबी होने से नादेही शुगर मिल बीते 36 घंटे से बंद है। वहीं जब मिल बंद होने का भारतीय किसान यूनियन को पता चला तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां किसानों और किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। किसान नेता अमनप्रीत ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान अपनी जमीन बेच दें। साथ ही कहा कि गन्ना मंत्री उद्घाटन कर गए तब से मिल लावारिस हो गई है और अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं मिलते। किसानों की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान परेशान होकर अपनी जमीन बेच दे। ये सरकार की शुरू से एक पॉलिसी है। मैं तो सीधा यहाँ के मंत्रियों को, उस दिन गन्ना मंत्री जी भी आए, फीता काट के यहाँ से चले गए। फीता किसान भी काट सकता है, पर यह है कि जिस दिन से गन्ना मंत्री जी गए हैं मिल लवारिस हो गई है। आप अंदर जाके देखिए, अधिकारियों के ऑफिसों में अभी भी ताले लगे हुए हैं। किसान की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। लगभग 24 घंटे हो गए हैं मिल बंद हुए और 36 घंटे हो गए हैं और किसान दिन रात मच्छरों में सोने को यहाँ मजबूर है, पर कोई सुध लेने को तैयार। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद अब जल्द भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ये निर्देश दिए हैं। समीक्षा में ये भी तय किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवा जलाने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। HR मैनपावर की जो कमी है, जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं, जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 ANM के पद हैं, उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भगवानपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक मकान की पानी टंकी से युवक की लाश मिली है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि वह रात को किराएदार का हाल चाल जानने के लिए पहुंचा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी। बॉडी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला वह यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पे ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामला भूटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के छात्र को चाकू मार दिया गया। घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नैनीताल रोड में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इस लड़का घायल हुआ है, इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के पश्चिम वन प्रभाग क्षेत्र इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी हजारों विदेशी परिंदे तुमडिया डैम और भोगपुर डैम की रौनक बने हुए हैं। बता दें कि यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंचे हुए हैं। विदेशी परिंदे जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है काफ़ी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस डैम क्षेत्र को इसको पर्यटक के रूप में कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग आए, उन्हें सौंदर्यीकरण दिखे यहाँ का, अच्छा लगे देखने में, ताकि लोग बाहर से आते हैं सब लोग देखने के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि हमारे इस डैम क्षेत्र को कुछ भी नहीं तो सौंदर्यीकरण के रूप में तो इसे कर दिया जाए। विदेशी पक्षी तो यहाँ पे बहुत आते हैं, लगभग मैं अगर मान के चलूँ तो लाखों के हिसाब से आते हैं। तुमडिया डैम और भोगपुर डैम जो है, यहाँ पर बर्ड काउंटिंग के रिहर्सल अभ्यास किया गया था, अपने स्टाफ को जागरूक किया गया था। इस मामले में हमारा उत्तराखंड देश का बहुत अच्छा रिच है। यहाँ पर सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति लगभग पाई जाती है, 291 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर जो है विदेशी जो पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षी हैं, यहाँ पर आने का प्रश्न है। ये बीच बीच आते हैं और इसमें इनका रेस्टिंग जो जोन है वो कह सकते हैं। और इस टाइम में जब साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं अपना यान, तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि इनको सुरक्षा को लेकर के अपने स्टाफ को हमने जागरूक किया है, और कि यहाँ पर जो है लगातार गश्त करें, कोई अनवांटेड कोई हंटिंग ना हो या पोचिंग ना हो। तो इस तरह से हमने अपने स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।